गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों तक? हाँ जी, क्लियर है तो सर कंफर्मेशन दीजिए। देन वी विल स्टार्ट। तो अभी बेसिकली आज हम लोग सर आपका जनरल साइंस स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। जनरल साइंस का आपका जो भी क्वेश्चंस हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। जनरल साइंस के जो भी टॉपिक्स हैं उसको एक बार गो थ्रू करेंगे। मेन पर्पस क्या है वही एक बार हाईलाइट लेना। ओ सॉरी, गुड आफ्टरनून। हाँ, बिल्कुल। ठीक है, ऑडियो तो आ रहा है ना आप लोगों तक? पर्पस क्या है वही एक बार हाईलाइट। हाँ जी, ठीक है, बढ़िया सर। ऑडियो ऑडिबल है, फिर और क्या चाहिए? ठीक है सर। तो देखिए, जनरल साइंस में आपका तीन पार्ट में उसको हम क्लासिफाई कर रहे हैं जनरल साइंस को। एक आपका फिजिक्स हो गया, एक होगा केमिस्ट्री हो गया, और एक आपका बायोलॉजी हो गया। ठीक है। तो जो भी हम जनरल साइंस पढ़ते हैं इन तीन पार्ट्स में उसको डिवाइड करके पढ़ते हैं। अब आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करेंगे, देखिए मुकलम जी, वो लो नहीं हो गया है, वो साउंड को मैंने थोड़ा सा मैनेज किया है। ज्यादा हाई करने पे आवाज जो है ना वो बेकार होने लगती है, तो इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा सेट किया है। आप लोग देखिए ईयरफोन यूज करेंगे, ठीक है, तो देखिए ईयरफोन यूज करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है ना? चलिए जी। तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीन टॉपिक्स की हम बात कर रहे थे आपका रिगार्डिंग इसके। आज हम लोगों को अभी देखो ठीक आ रहा होगा ना। तो सबसे पहले हम लोग फिजिक्स वाले पार्ट की बात करेंगे। देखिए एपीएसएसबी में सबसे पहले अगर आप बात करो जनरल साइंस का क्या रोल है, तो बहुत कोई खास रोल नहीं है। जो कुछ भी क्वेश्चन थोड़ा बहुत देखने को मिल रहे हैं जनरली बायोलॉजी से देखने को मिलते हैं। साउंड तो आ रहा है सर, आप अपने एंड पे चेक करिए, हमारे एंड पे साउंड क्लियर है। बाकी लोग भी कंफर्मेशन दे सकते हैं साउंड क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। तो एक बार आप इसको क्लोज करके दोबारा से स्टार्ट करिए, देखिए साउंड क्लियर है, ठीक है। तो एपीएसएसबी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मेनली सवाल आते हैं बायोलॉजी से आते हैं, बट हम यहाँ पर कुछ ऐसी भी बात करेंगे कि रिगार्डिंग फिजिक्स एंड केमिस्ट्री भी कुछ टॉपिक्स आ जाते हैं, उसको भी आपको लेके चलना है। तो बहुत ज्यादा एपीएसएसबी में जनरल साइंस को लेके टेंशन नहीं लेनी है, इसीलिए मैंने इसको लास्ट में रखा। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एपीएसएसबी के लिए, पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, ठीक है। ये तीन टॉपिक्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन तीन टॉपिक्स की क्लासेस मैंने आपका पहले ही करवा दी है, ठीक है। तो ये एक थोड़ा सा स्मूथ और हल्का टॉपिक है, तो उस पर हल्का ही हाथ रख के चलना है। चलो जी, तो सबसे पहले हम बात करेंगे सर आपका फिजिक्स की, ठीक है। अगर फिजिक्स में आप बात करोगे तो फिजिक्स में सर नो साउंड कैसे बोल रहे हो यार? जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है, अब इस पे डिबेट नहीं करेंगे, अब स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसपे क्वेश्चन बनते रहते हैं दैट इज एसआई यूनिट, ठीक है। तो एसआई यूनिट वाला पोर्शन आपको अच्छे से करके जाना है। देखिए, सबसे पहले तो आपको सेवन फंडामेंटल यूनिट्स के नाम याद रखने हैं। सेवन फंडामेंटल यूनिट्स, लेंथ है, मास है, टाइम है, इलेक्ट्रिक करंट है, टेम्परेचर है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, ठीक है। लेंथ है, मास है, टाइम है, इलेक्ट्रिक करंट है, टेम्परेचर है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी है। दीज आर योर सेवन फंडामेंटल यूनिट्स।
इसको ध्यान रखिएगा। ये फंडामेंटल क्यों है? क्योंकि कोई भी यूनिट अगर आप यूज करोगे तो उसको इन्हीं टर्म्स में ही आप यूज कर पाओगे। जैसे मान लो आपको स्पीड की यूनिट देखनी है, स्पीड की यूनिट क्या होती है सर? मीटर पर सेकेंड। तो यहां पर आपका मीटर क्या है? लेंथ की यूनिट है। सेकंड क्या है? टाइम की यूनिट है। ठीक है, मीटर क्या है? लेंथ की यूनिट है। सेकंड क्या है? टाइम की यूनिट है। तो कोई भी यूनिट आप यूज करोगे, जब उसे ब्रेक करोगे तो वो इन्हीं फंडामेंटल यूनिट्स में ब्रेक होता है। ठीक है, कोई भी यूनिट आप ले लो, कोई भी यूनिट। ठीक है, जैसे फोर्स ले लो, फोर्स क्या होता है? या एक्सिलरेशन ले लो। ठीक है, एक्सिलरेशन की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहां पर भी सर आपका ये मीटर क्या है? लेंथ है। और ये सेकंड स्क्वायर क्या है? टाइम है। फोर्स की यूनिट ले लो, फोर्स होता है मास इनटू एक्सिलरेशन। तो मास क्या हो गया सर? केजी में हो गया। एक्सिलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। तो ये देखो सर, ये क्या हो गया? ये आपकी मास की यूनिट हो गई, ये लेंथ की यूनिट हो गई, और ये आपका टाइम की यूनिट हो गई। तो ये फंडामेंटल इसलिए कहला रही हैं क्योंकि आप दुनिया में कोई भी यूनिट यूज करोगे तो इनको इन्हीं में ब्रेक करके पाओगे, इनको फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते। ये आपकी बेसिक यूनिट्स हैं, दुनिया भर की जितनी भी यूनिट्स बनेंगी इन्हीं को यूज करके बनेंगी। इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं? फंडामेंटल यूनिट्स। तो जितनी भी फंडामेंटल 7 यूनिट्स हैं इनकी एसआई यूनिट जरूर याद रखना है। जैसे लेंथ की एसआई यूनिट इज मीटर, मास की किलोग्राम, टाइम की सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर, टेम्परेचर की केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला। ठीक है, एमएलटी, ये तीन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मास लेंथ टाइम। एमएलटी हो गया, फिर उसके बाद करंट है, टेम्परेचर है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी है। ये 7 यूनिट्स आपकी फंडामेंटल है। तो सबसे पहला काम आपको करना क्या है? इन यूनिट्स को याद रखना है और इनकी ऐसा यूनिट को याद रखना है। रख पाएंगे सर? हाँ जी सर। गिव मी अ थम्स अप अगर याद कर पाएंगे, गिव मी अ थम्स अप। हाँ जी सर, बताइए जरा, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा सर? आज तो सब हो पाएगा, है ना? कल एग्जाम है ना, तो आज तो सब हो पाएगा। हाँ, आज तो सब हो जाएगा। चलिए, तो सबसे पहला काम तो आपको यही करना है, इन 7 फंडामेंटल यूनिट्स के नाम याद करते हैं। ठीक है, फिर इसके अलावा इनसे बनी हुई कुछ और यूनिट्स हैं, बहुत सारी यूनिट हैं, उनके नाम याद रखते हैं। ताबा जी, अब ये कोशिश का टाइम नहीं, कर दिखाने का टाइम है। ठीक है ना? चलो, जैसे और कुछ यूनिट जो जनरली मैं आपको बताऊं वो पूछता रहता है, ये वाला सेक्शन, इस पे बहुत सवाल बनते हैं सर, है ना? जैसे एनर्जी की यूनिट जूल, फोर्स की न्यूटन, प्रेशर की पास्कल, फ्रीक्वेंसी की हर्ट्ज, पावर की वॉट। तो ये कुछ ऐसी यूनिट्स हैं, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो जनरली क्वेश्चंस यूनिट्स पे आते हैं, वो इन्हीं यूनिट्स पे आते हैं। ठीक है, देखो आज मैं आपको कोई बहुत ज्यादा फैक्चुअल चीजें मतलब कंसेप्चुअल नहीं पढ़ाऊंगा। मेरा मेन पर्पज वही है कि हाइलाइट्स आपको एक बार बता दिए जाएं, ताकि कल एग्जाम में जाने से पहले उनको आप कर दो। और मेरा मशवरा यही रहता है, एग्जाम से एक हफ्ते पहले कुछ नया मत पढ़ो। जूम कर दूं? जूम एक्चुअली सर इसमें पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। मैं एक काम करता हूँ, इसको अलग से निकाल के कॉपी पेस्ट करके आपको दे देता हूँ, रुको एक मिनट, है ना? ये वैसे तो सारी यूनिट्स इंपॉर्टेंट होती हैं, बट ये जो यूनिट्स हैं सर आपका, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनको मैं अलग से एक और स्लाइड पे लिख रहा हूँ, इनका साइज बढ़ा देता हूँ। लो सर, इतना जूम चलेगा? अरे 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 अरे, एक मिनट। अभी
आई होप इट इज वर्किंग। कंट्रोल प्लस स्क्रॉल, हाँ सर ये भी टेक्निक काम करती है, ठीक है, लेकिन वो फिर दिक्कत हो जाती है। अब ऐसे देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये जो आपकी यूनिट्स हैं, वर्क की जूल, एनर्जी की भी जूल, फोर्स की न्यूटन, प्रेशर की, फ्रिक्वेंसी की, पावर की, ये जो यूनिट्स हैं इनको अच्छे से याद करके जाना, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि यही करके जाना, लेकिन अब कल एग्जाम है, ठीक है, तो हम वही बात करेंगे जो जो चीजें आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चंस आता रहता है ना, वो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पे आता रहता है। वो ऐसे पूछ लेगा कि जैसे न्यूटन के 3 लॉ हैं। पहला लॉ क्या है? एवरी बॉडी मेंटेन्स इट्स इनिशियल स्टेज, डी जॉय आपका बड़ा ही फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है, आपके फिलोसॉफिकल क्वेश्चन का आंसर हम आपका कुछ टाइम में देंगे, है ना। तो अभी पढ़ाई पे फोकस कर लीजिए। बैटल के दौरान नहीं सोचते कि बैटल के बाद क्या होगा, लड़ने के बाद सोचते हैं क्या करना है ना। अभी जब लड़ना है, अभी निकालना है, अभी उस पर फोकस करिए, वो बाकियों को करने दीजिए। न्यूटन के 3 लॉ हैं। पहला लॉ क्या कह रहा है सर? एवरी बॉडी मेंटेन्स इट्स इनिशियल स्टेट ऑफ रेस्ट। देखो इसको मतलब बहुत ज्यादा उस पर मत जाना, इसको ऐसे ध्यान रखना। अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, एंड अ बॉडी इन मोशन will remain in motion until and unless an external force is applied on it। ये न्यूटन ने कहा था। ये किसको देख के कहा था सर? आपको देख के कहा था। मतलब हमारा क्या रूल है सर? हमारा रूल ये है, अगर हम सो रहे हैं तो हम सो रहे हैं, है ना। रात को जग रहे हैं तो जग रहे हैं, ऐसा होता है ना सर। सुबह सो रहे हैं तो बस सो रहे हैं, बढ़िया नींद आ रही है, ठीक है, और रात को जग रहे हैं तो जग ही रहे हैं सर, नींद ही नहीं आ रही है, रात रात भर फोन चल रहा है, रीलें चल रही है ना। तो यहां पर क्या हो रहा है? आप नींद का मन है तो नींद चल रही है, सोने का जगने का मन है तो जगना चल रहा है। कब तक चलेगा? जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। सुबह क्यों उठना पड़ता है? कॉलेज जाना है, ऑफिस जाना है, कोचिंग जाना है। रात को क्यों सोना पड़ रहा है? क्यों? क्योंकि सुबह जल्दी उठना है। तो जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता है, क्या हम अपनी स्टेट चेंज करते हैं? नहीं करते हैं ना। मस्त लाइफ चल रही है तो चल रही है, पार्टी चल रही है तो चल रही है, ठीक है। फिर और पार्टी को जस्टिफाई करना है तो गाना बना दिया, 4 बज गए लेकिन पार्टी अभी बाकी है। तो ऐसा ही न्यूटन ने देखा, तभी न्यूटन ने कहा कोई भी बॉडी अगर रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पे रहेगी, मोशन है तो वो मोशन में रहेगी। कब तक? जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दिया जाए। आप गाड़ी चलाते हो, गाड़ी पे जब तक ब्रेक नहीं लगाते हो, क्या गाड़ी रुकती है? नहीं रुकती है। या कभी ऐसा होता है गाड़ी खड़ी हुई है अचानक से चल दी, टार्जन टू गार्ड थोड़ी ना है सर। जब तक आप उसे स्टार्ट नहीं करोगे, एक्सटर्नल फोर्स नहीं दोगे, वो नहीं चलेगी। तो यही न्यूटन साहब समझा के गए। तो न्यूटन का पहला लॉ क्लियर है कि नहीं है सर? A body at rest will remain at rest, and a body in motion will remain in motion until and unless an external force is applied on it। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही सब? क्लियर है तो गिव मी थम्स अप। हाँ जी सर, बात समझ में आ रही है? क्लियर है? तो ये है सर न्यूटन का फर्स्ट लॉ। अब न्यूटन के फर्स्ट लॉ पे कुछ क्वेश्चंस बन जाते हैं। क्वेश्चंस कैसे बनते हैं? जैसे इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, इसके कुछ एप्लीकेशंस है। जैसे हम लोगों ने क्या देखा है कि मान लो हम लोग गाड़ी में बैठे हैं, ठीक है, ये मान लो हम लोग गाड़ी में बैठे हैं, तो हो क्या रहा है कि मान लो आपने देखा होगा जैसे ही कोई व्हीकल स्टार्ट होता है, हमें ऐसा फील होता है कि हम पीछे की तरफ चले गए। यह सुनो, जैसे ही व्हीकल स्टार्ट हो रहा है, हमें कैसा फील हो रहा है? हम पीछे की तरफ चले गए। तो ऐसा क्यों फील हो रहा है सर? कि मैं जी, मेरा पीस मेरे पे छोड़ दीजिए, मुझे पता है सर, है ना, कि किस टॉपिक को कितना टाइम देना है, किसको नहीं देना। तो आप काइंडली आप लोग थोड़ा काम होके बैठिए। कल एग्जाम है सर आप लोगों का, काम एंड कंपोज होके बैठिए, है ना।
आप उसका टेंशन मत लो, मैं ऐसा नहीं कि दिन भर क्लास लूंगा आपका। जहाँ रिक्वायरमेंट है वहां सर थोड़ा टाइम देना पड़ता है, क्योंकि क्लास का पर्पज ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस एक आदमी आता है, कुछ कुछ पॉइंट बोल के चला जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, तो काइंडली उस चीज को समझिए। तो ऐसा क्यों फील हो रहा है सर? क्योंकि आप तो आगे जा रहे हो, वो गाड़ी तो आगे जा रही है, गाड़ी को मोशन मिल गया, मोशन आपको तो नहीं मिला ना सर। ठीक है, आपको तो मोशन नहीं मिला। तो इसी चीज को एक्सप्लेन करता है कि फर्स्ट लॉ। अब जब गाड़ी ने आपको धक्का दिया, ये गाड़ी मूव करेगी, ये सीट मूव करेगी, जब ये सीट आपको धक्का देगी तब आप आगे जाओगे। ठीक है। नहीं तापक जी, देखिए उनका कोई इंटेंशन गलत नहीं था, सब थोड़ा सा एग्जाम टाइम है तो थोड़ा सा सब परेशान है ना। तो इसी चीज को एक्सप्लेन करता है फर्स्ट लॉ। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आ सकता है ना, कि आपने देखा होगा कि व्हीकल आगे बढ़ गया, आपको ऐसा फील हुआ आप पीछे जा रहे हैं, तो वो किस वजह से हो रहा है? फर्स्ट लॉ की वजह से हो रहा है। या एक वर्ड यूज कर देगा वो, इनर्शिया। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? इनर्शिया। क्योंकि हमारी जो कौन सी प्रॉपर्टी है जो हमें मोशन या रेस्ट में रोक रही है? जैसे हमने कहा ना, एक बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी, रेस्ट पे है वो रेस्ट पे रहेगी, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दिया जाए। तो हमारी बॉडी की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो उसको मोशन चेंज नहीं करने दे रही है? तो दैट इज इनर्शिया। ठीक है, वो क्या है? इनर्शिया। और हमारी भाषा में हम उसे कहते हैं लेजीनेस, आलस। सुबह उठना है, नहीं उठ पा रहे हैं, सो रहे हैं, क्यों? आलस आ रहा है सर। ठीक है, तो वही इनर्शिया इज बेसिकली लेजीनेस। ठीक है। तो आपसे एग्जाम में दो तरह से सवाल कर सकता है कि गाड़ी आगे जा रही है, आप क्यों पीछे फील जाता हुआ करते हैं? तो बिकॉज ऑफ इनर्शिया, या फिर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन में होगा। इसका उल्टा भी होता है कि कई बार क्या होता है कि गाड़ी एकदम से जा रही है, रुक गई, आपको ऐसा फील होता है आप आगे की तरफ चले गए। ठीक है, तो ये भी किसकी वजह से हो रहा है? फर्स्ट लॉ की भी वजह से हो रहा है। एक और सर इसका एग्जाम्पल है, आपने देखा होगा कोई कारपेट वगैरह या गद्दा वगैरह, उस पे जब हमें डस्ट निकालनी होती तो हम एक डंडे से उस गद्दे को मारते हैं, एक कारपेट पे डंडे को मारते हैं, उस डंडे से डस्ट निकलती है। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है? न्यूटन लॉ ऑफ मोशन वन का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो न्यूटन लॉ से इस तरह के सवाल आपके एग्जाम में वो बना सकता है। तो ये हो गए सर फर्स्ट लॉ के सवाल। क्लियर है कि नहीं है सर? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही सर? क्लियर है तो गिव मी ए थम्स अप। तो ये दो तरह के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपसे जनरल साइंस में पूछ सकता है। ठीक है, ऑलराइट, तो दैट इज न्यूटन लॉ ऑफ मोशन वन। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन टू, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। ठीक है, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन टू, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है न्यूटन का, तो ये फॉर्मूला को याद रखिएगा। थर्ड लॉ तो बहुत ही आसान है सर, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल रिएक्शन। ठीक है, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, दैट इज थर्ड लॉ। तो ये तीन लॉज आपके न्यूटन के हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन सर बनता है सर्कुलर मोशन पे। ठीक है, सर्कुलर मोशन पे क्या क्वेश्चन बनता है वो भी मैं एक बार बता देता हूँ। देखिए सर्कुलर मोशन पे जो क्वेश्चन बनता है ना, अब मैं आपको वो एक एक एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ कि क्या सेंट्रीपिटल है क्या सेंट्रीफ्यूगल है, टू द पॉइंट बात करूंगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बेसिस पे एक क्वेश्चन बनता है। देखिए होता क्या है, आपने नोटिस किया होगा कि जैसे ही आप किसी सर्कुलर मोशन में जाते हैं, ठीक है, मान लो आप व्हीकल में हैं, कार में हैं, गाड़ी सर्कुलर मोशन में है, ठीक है, आप हिली एरिया में तो और अच्छे से इस चीज को फील कर सकते हैं। तो जैसी गाड़ी टर्न लेती है, आपने फील करा होगा कि मान लो ये सर्कल बन रहा है,
ये सर्कल का सेंटर है, ठीक है। तो आपको एक ऐसा फोर्स है जो फील करता होगा कि आपको सेंटर के बाहर ले जा रहा है, या सुनो, अगर गाड़ी इस तरह से लेफ्ट टर्न ले रही है तो आपको एक फोर्स होता है जो फील करता है कि आप राइट में जा रहे हो, सभी ने फील करा होगा, ठीक है, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर गाड़ी इधर से राइट जा रही है तो आपको फील होता है कि आप लेफ्ट की तरफ जा रहे हो। तो ये जो आना जाना है ये किस फोर्स की वजह से हो रहा है? इट इज ड्यू टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। ये कौन सा फोर्स इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। अब इसके दो तीन एप्लीकेशंस आपसे पूछ लेता है ये क्यों हो रहा है। तो इसके जैसे एक एप्लीकेशन जो वो जनरली पूछता रहता है, वॉशिंग मशीन इसका एग्जांपल है, ठीक है। वॉशिंग मशीन में क्या हो रहा है सर? वॉशिंग मशीन में आपने कपड़े डाले, वो राउंड राउंड घूमते हैं। वो राउंड राउंड क्यों घूमते हैं? ताकि जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो बाहर की तरफ निकल जाए। डस्ट पार्टिकल्स का वेट क्या होता है? हल्का होता है, तो वो बाहर की तरफ निकल जाए, ठीक है। तो वॉशिंग मशीन एक एग्जाम्पल है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का। दूसरा एक एग्जाम्पल है क्रीम सेपरेशन। जो आपका क्रीम बनती है वो कैसे बनती है सर? आपका मिल्क होता है, मिल्क को एक सर्कल में घुमाया जाता है जोर जोर से, जोर जोर से, ठीक है। तो जब मिल्क आपका सर्कल में घूमता है तो उसका जो फैट होता है वो फैट अलग सेपरेट हो जाता है, और वही फैट क्या कहलाता है? आपका क्रीम कहलाता है। तो क्रीम सेपरेशन में भी ये सेंट्रीफ्यूगल का फोर्स होता है। एक और इसका एग्जांपल है सर मौत का कुआं, डेथ ऑफ वेल, वो भी इसी पे काम करते हैं। उसमें क्या हो रहा है? जैसे मान लो ये मौत का कुआं है, ऊपर से आप देख रहे हो, ठीक है, ये उसका टॉप व्यू है, ऊपर से आप मौत के कुएं को देख रहे हो। इसमें कोई भी गाड़ी है जो इस तरह से सर्कल में चल रही है, ठीक है। अब ये गाड़ी नीचे क्यों नहीं गिर रही है सर? ऊपर चढ़ के आगे ये नीचे क्यों नहीं गिर रही है? वो इसलिए नहीं गिर रही है क्योंकि जब ये सर्कुलर मोशन में गाड़ी चल रही है तो इसका एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स निकल के आ रहा है जो इसे बाहर की तरफ खींच रहा है, ठीक है। तो ये जो फोर्स है ये इसको इस ड्रम से जिस पर ये गाड़ी चल रही है इस पे चिपका के रखेगा। तो ये भी किस पे काम कर रहा है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे जनरली इस तरह के क्वेश्चंस बनते रहते हैं, और वो पूछता रहता है बताइए जरा सर वॉशिंग मशीन किस प्रिंसिपल पे काम कर रही है, वॉशिंग मशीन का ड्रायर किस प्रिंसिपल पे काम कर रहा है, क्रीम सेपरेशन किस प्रिंसिपल पे हो रहा है, डेथ ऑफ वेल किस पे काम कर रहा है। इन सब का एक ही आंसर है, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। इन सब का एक ही आंसर है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। आई होप इट इज क्लियर। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्लियर है तो गिव मी अ थम्स अप। हाँ जी सर, ठीक है यहाँ तक। ऑल राइट। इसके बाद एक फैक्ट याद रखना ग्रेविटेशन से रिलेटेड। ग्रेविटेशन क्या होता है? वो फोर्स जो जिसकी वजह से हम अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये फोर्स जो है वो हर जगह सेम नहीं होता है, ठीक है। तो ये पोल्स पे मैक्सिमम होता है, इक्वेटर पे मिनिमम होता है, ठीक है। अब वो एक्सप्लेन करने के पीछे अब मत जाना आप, ठीक है, उसका वो फॉर्मूला होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ठीक है। तो जितनी रेडियस ज्यादा होगी, जैसे अर्थ हमारी कुछ इस तरह से है ना, तो इक्वेटर पे आप देखोगे रेडियस ज्यादा होती, तो रेडियस ज्यादा होने से जो ग्रेविटेशन है वो कम हो जाता है, और पोल पे रेडियस कम होती है जिसकी वजह से ग्रेविटेशन ज्यादा होता है। तो ध्यान रखना जो ग्रेविटेशन है वो पोल्स पे ज्यादा है, इक्वेटर पे आपका मिनिमम है, ठीक है। तो ये भी पॉइंट रिगार्डिंग ग्रेविटेशन आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपके जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं फ्रीक्वेंसी को लेके भी आए हैं सर, ठीक है। एक बार एक क्वेश्चन आया था आपका कि ऑडिबल फ्रीक्वेंसी किस रेंज में है। तो ये तो सर ऑलरेडी मैं आपको करवा चुका हूँ। हमारी जो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी है इट इज बिटवीन 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज। इस पर भी क्वेश्चन आपके पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ठीक है। एक और टॉपिक है सर आपका मिरर से रिलेटेड, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। इनकी एप्लीकेशन पूछ लेता है सर, कॉन्वेक्स मिरर कहाँ पर यूज होता है, कॉनकेव मिरर कहाँ पर यूज होता है। तो देखो कॉनकेव मिरर वहां पर यूज होता है जहां पर हमें चीजों को क्या करना है? मैग्नीफाई करना है, चीजों को मैग्नीफाई करना है। तो जैसे एक डेंटिस्ट है,
डेंटिस्ट जो मिरर यूज करेगा, क्योंकि उसको छोटे छोटे दांत देखने हैं, तो वो कौन सा मिरर यूज करता है? आपका कॉनकेव मिरर यूज करता है। कॉन्वेक्स मिरर वहां यूज होगा जहां पर एक बड़ी इमेज को छोटे में हमें कन्वर्ट करके देखना है, मतलब बड़ी इमेज को छोटे पोर्शन में देखना है। जैसे हमारा रियर व्यू मिरर, अब रियर व्यू मिरर में हमें पीछे का ट्रैफिक देखना होता है, पीछे ट्रक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब इतना बड़ा ट्रक अब इतने छोटे मिरर में कैसे एडजस्ट होगा? ठीक है, तो मिरर की साइज को रिड्यूस कर देता है, ये वो ट्रैफिक ट्रक की साइज को रिड्यूस करके ये आपको दिखाता है। तो कॉन्वेक्स मिरर इज द एग्जांपल ऑफ रियर व्यू मिरर। मतलब कॉन्वेक्स मिरर कहाँ देखने को मिलेगा? रियर व्यू मिरर। तो ये डेंटिस्ट वाला एग्जांपल और ये जो रियर व्यू मिरर वाला एग्जाम्पल है, ये आपका एग्जाम में पूछता रहता है। ठीक है, उसके अलावा आपका सोलर पैनल। ठीक है, सोलर जो कुकर्स होते हैं, सोलर कुकर्स में भी कॉनकेव मिरर आपका यूज होता है। ठीक है, गाड़ियों के जो रिफ्लेक्टर्स होते हैं, हेडलाइट एज ए रिफ्लेक्टर फॉर द हेडलाइट्स ऑफ ए व्हीकल, तो उसमें आपका कॉनकेव मिरर यूज होता है। ठीक है, एज ए रिफ्लेक्टर फॉर द हेडलाइट्स ऑफ अ व्हीकल, शेविंग ग्लास, सोलर कुकर्स। ठीक है, इन सब में आपका कौन सा मिरर यूज होता है? कॉनकेव मिरर यूज होता है। ठीक है, सोडियम रिफ्लेक्टर लैंप हुए, जो जैसे आपने स्ट्रीट लाइट्स वगैरह में देखे होंगे। ठीक है, और रियर व्यू मिरर हुए, इसमें आपका कौन सा मिरर यूज होता है? कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है। ठीक है जी, तो ये ध्यान रखिएगा रिगार्डिंग मिरर्स। ऑलराइट, यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए। बायनोकुलर्स में सर मिरर नहीं यूज होता है, वहां पर आपका लेंसेज यूज होते हैं। ठीक है, तो बायनोकुलर्स में आपका लेंसेज यूज होते हैं, और ऐसे लेंस यूज होंगे ना जो मैग्नीफाई कर पाए। तो लेंसेज में उल्टा हो जाता है, तो लेंसेज में जो मैग्नीफाई करने वाला काम होता है ना, वो कॉन्वेक्स लेंस करेगा। ठीक है, तो जो मैग्नीफाई कर रहे हैं वो आपका कॉन्वेक्स लेंस कर रहे हैं। ठीक है, ऑलराइट। एक सर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ याद रखना, वेवलेंथ का रेशियो, विब ग्योर की वेवलेंथ का, मतलब याद नहीं रखना कितनी वेवलेंथ है, उसका वो याद रखना सर, कि विब ग्योर में अगर हम बात करें वी बाई, ये विब ग्योर, ये जो 7 कलर्स होते हैं रेनबो में, व्हाइट लाइट एक्चुअली इन 7 कलर से ही मिलके बनता है। ठीक है, व्हाइट लाइट इन 7 कलर से ही मिलके बनता है। आपका जब प्रिज्म पे व्हाइट लाइट गिरती है ना, तो वो इसको 7 कलर्स में ब्रेक कर देती है, क्योंकि ये सारी लाइट्स फंस जाती हैं और इनकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है। ठीक है, वेवलेंथ रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से, फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट करते हैं एफ से। तो इनका इनवर्स रिलेशन होता है, अगर वेवलेंथ ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी कम होगी। तो ये ध्यान रखना सर, विबग्योर में नीचे जाते जाते वेवलेंथ विल इंक्रीज। ठीक है, नीचे जाते जाते वेवलेंथ क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो वेवलेंथ का ऑर्डर याद रखोगे तो फ्रीक्वेंसी का उल्टा हो जाता है। ठीक है, वेवलेंथ का आप याद रखोगे तो फ्रीक्वेंसी का उल्टा हो जाता है। तो वेवलेंथ किसकी ज्यादा है सर? आपका रेड की ज्यादा है। विबग्योर में अगर आप कंपेयर करोगे तो वेवलेंथ किसकी ज्यादा है? आपका रेड की ज्यादा है, और कम किसकी है? वायलेट की है। इसीलिए आप देखोगे जो ट्रैफिक लाइट्स होती हैं उसमें रेड लाइट क्यों यूज की जाती है? क्योंकि इसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है। मान लो फॉग वगैरह भी होगा तो ये लाइट स्कैटर कम होती है, जितनी ज्यादा वेवलेंथ होगी उतना ही ये कम स्कैटर होगी। ठीक है, ये सीधा सीधा हमारी आईज तक पहुंचेगी। इसलिए जितने भी डेंजर सिग्नल है वहां हम क्या यूज करते हैं? रेड यूज करते हैं। उसके अलावा जो स्कूल बसेस होती हैं बच्चों की, उसमें येलो कलर क्यों यूज करा जाता है? उसका भी पर्पज यही है कि इसका भी जो आपका वेवलेंथ है वो ज्यादा होता है। अब वेवलेंथ ज्यादा होता है तो ये स्कैटर कम करेगा, तो फॉग वगैरह में येलो कलर, ऑरेंज कलर, रेड कलर ये देखना कंपैरेटिवली आसान होते हैं। ठीक है, इनकी वेवलेंथ ज्यादा है इसीलिए हम इनको यूज करते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा सर। तो रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा, वायलेट की कम। अब जो वेवलेंथ का रेशियो है
ऑर्डर है उसी का जस्ट उल्टा किसका ऑर्डर हो जाता है, आपका फ्रीक्वेंसी का। तो जनरली वेवलेंथ का याद रख लीजिए, फ्रीक्वेंसी का तो ऑटोमेटिकली आप याद कर पाएंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है तो गिव मी थम्स अप। ठीक है सर। एक ये मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया देख लो सर। ठीक है, ये मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया की सर बात कर लेते हैं कि किस तरह से इनमें बड़ा डाउट रहता है कि सर मायोपिया क्या होगा, हाइपरमेट्रोपिया क्या होगा। ठीक है, मायोपिया बोले तो शॉर्ट साइटेडनेस। देखो इसमें दो तरीके में बता रहा हूँ। पहला तरीका तो ये, शब्द कौन सा बड़ा है, मायोपिया बड़ा है कि हाइपरमेट्रोपिया बड़ा है? हाइपरमेट्रोपिया ज्यादा बड़ा वर्ड है, तो ये हो गया लॉन्ग साइटेडनेस। मायोपिया बोले तो शॉर्ट साइटेडनेस। ठीक है, तो मायोपिया वर्ड जो है छोटा है, हाइपरमेट्रोपिया वर्ड बड़ा है, तो मायोपिया हो जाएगा शॉर्ट साइटेडनेस। शॉर्ट साइटेडनेस बोले तो पास का दिख रहा है। ठीक है, शॉर्ट साइटेडनेस बोले तो आपको सिर्फ पास का दिख रहा है, कैन सी ओनली नियरर ऑब्जेक्ट्स। पास का दिख रहा है तो मतलब दूर का नहीं दिख रहा है। हाइपरमेट्रोपिया में क्या है, दूर का दिख रहा है। दूर का दिख रहा है मतलब पास का नहीं दिख रहा है। नियरर ऑब्जेक्ट्स आर नॉट क्लियरली विजिबल। ठीक है, तो ये दो आपकी बीमारी होती है, मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया। प्रेस बायोपिया में दोनों ही नहीं दिख रहा है, ना ही पास का क्लियर दिख रहा है ना ही दूर का क्लियर दिख रहा है। ठीक है, एक होती है एस्टिग्मेटिज्म, इसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस क्लियरली नहीं दिखती हैं। ठीक है, तो ये आपका डिफरेंट डिफरेंट आई डिफेक्ट्स। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही सर? मायोपिया और हाइपर मेट्रोपिया याद रख पाएंगे कि नहीं रख पाएंगे, यस और नो, बताइए जरा। बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। याद है तो और भी बढ़िया, और अगर रख पाएंगे तो और भी बढ़िया। ठीक है, अब दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन आता है कि अगर हमें मायोपिया को ठीक करना है तो कैसे करेंगे? कॉनकेव लेंस का यूज करेंगे सर। ठीक है, मायोपिया है तो उसमें कौन से लेंस का यूज करेंगे? कॉनकेव लेंस का यूज करेंगे। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया है तो उसमें कॉन्वेक्स लेंस का यूज करेंगे। तो प्रेस बायोपिया में दोनों ही लेंस का यूज होता है। पहले तो इस तरह से होता था कि ये ऊपर वाला जो एक हिस्सा होता था, ये आपका मायोपिया करेक्ट करने के लिए होता था कॉनकेव लेंस, और इसमें एक छोटा सा हिस्सा कॉन्वेक्स का डाल देते थे ताकि नियरर ऑब्जेक्ट्स पढ़ने को मिले। अब क्या होता है, बाई फोकल लेंस होते हैं। ठीक है, दोनों ही इसमें इन्वॉल्व होते हैं प्रेस बायोपिया में। एस्टिग्मेटिज्म में सिलेंड्रिकल लेंसेज यूज होते हैं। ठीक है, हाँ, तो ऐसे भी याद रख सकते हो कि आपका मायोपिया है कि मेट्रोपिया है, हाइपरमेट्रोपिया है, उससे भी याद हो जाएगा। ठीक है, तो मायोपिया में हम कौन से लेंस यूज कर रहे हैं? कॉनकेव लेंस। हाइपरमेट्रोपिया में हम कॉन्वेक्स लेंस यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले तो ये ध्यान रखना है कि लॉन्ग साइटेडनेस क्या है, शॉर्ट साइटेडनेस क्या है, पहली चीज। फिर दूसरी चीज याद रखनी है कि लेंस क्या कौन सा यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो आई डिफेक्ट्स में ये दो बातें आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। ठीक है सर, चलिए। फिर एक एक्सरे पे कभी कभी काम बन गया है। एक्सरे वर डिस्कवर्ड बाई, ये क्वेश्चन आ चुका है, एक्सरे वर डिस्कवर्ड बाई रॉइंटगन। ठीक है, और इनकी वेवलेंथ रेंज कितनी है? 0.1 एंगस्ट्रॉम से लेकर 100 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में इस तरह के पूछे गए हैं। चलिए सर, तो ये हो गया सर आपका फिजिक्स। फिजिक्स में किसी और तरह का डाउट है तो बताइए, फिर हम अगला सब्जेक्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री। ठीक है, फिर लास्ट में बायो की बात कर लेंगे। केमिस्ट्री बहुत छोटा सा टॉपिक है, दो चार बातें करके मैं उसमें आगे बढ़ जाऊंगा, फिर हम थोड़ा सा बायो की बात करेंगे। हाँ जी सर, यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए, क्लियर है तो गिव मी थम्स अप।
ठीक है यहाँ तक? तो ये हो गया सर आपका फिजिक्स। अब दूसरा सब्जेक्ट ओपन करता हूँ मैं, केमिस्ट्री। ऑलराइट, तो ये रहा सर आपका केमिस्ट्री। ठीक है, अब हम किसकी बात करेंगे सर? केमिस्ट्री की बात करेंगे। देखो केमिस्ट्री में पहला तो यही ध्यान रखना सर, इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर करे, प्रोटॉन किसने डिस्कवर करे, और न्यूट्रॉन किसने डिस्कवर करे। ठीक है, पहले तो ये तीन नाम याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर करा? जे जे थॉमसन। प्रोटॉन गोल्डस्टीन। चैडविक ने क्या डिस्कवर करा? न्यूट्रॉन। तो कोई भी एक एटम होता है, ठीक है, एटम के अंदर आपका एक न्यूक्लियस होता है, तो उस न्यूक्लियस में आपको क्या मिलता है? प्रोटॉन मिलता है और न्यूट्रॉन मिलता है। और जो इलेक्ट्रॉन है वो उसके अराउंड जो ऑर्बिट है उसमें क्या कर रहे होते हैं? रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे होते हैं। प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे जीरो चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन पे आपका नेगेटिव चार्ज होता है। बात समझ रहे हैं? तो ये पहली चीज है रिगार्डिंग केमिस्ट्री। हाँ, तो लो है कि मेरी, तो इसीलिए मेन मेन पॉइंट एटलीस्ट आप कर लो, ताकि अगर इनसे क्वेश्चन आ जाए तो ये नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, तो मेन मेन ये ध्यान रखना आपका, ये क्या कहते हैं, डिस्कवर किसने किया। फिर दूसरी चीज आती है सर एटॉमिक नंबर्स। हाँ जी ताबा जी बताइए, कोई डाउट है? सर लिखने से क्या होता है, डाउट बताइए। ठीक है, दूसरी चीज क्या आती है आपका? एलिमेंट्स और उनके एटॉमिक नंबर्स। ठीक है, एलिमेंट्स और उनके एटॉमिक नंबर्स, दैट इज द सेकंड थिंग। कि बताइए सर हाइड्रोजन का क्या है, हीलियम का क्या है, लिथियम का क्या है, बेरिलियम का क्या है, बोरोलियम बोरोन का क्या है। इस पे भी क्वेश्चन बने हुए हैं। तो जितने भी आपके ये एलिमेंट्स हैं 1 to 20, उनके एटॉमिक नंबर याद कर लीजिए। ठीक है, ये सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग है इन केमिस्ट्री। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक नंबर आपको जरूर याद रखने हैं। ठीक है, फिर एक एसिड बेसिस पे सवाल आ जाता है कि सर बताइए सिट्रिक एसिड किस में होता है, ऑक्सैलिक एसिड किस में होता है, टैनिक एसिड किस में होता है। ठीक है, दूध में कौन सा एसिड होता है। तो ये कुछ एसिड बेस, सिट्रिक, मैलिक, ऑक्सैलिक, लैक्टिक, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखिएगा। और केमिस्ट्री में एक और टाइप ऑफ वैरायटी है, हाँ, इनके नेम, जैसे एक्चुअली ये सब पूरा स्क्रीन पर ही है ना। देखो पहली चीज तो इनके नेम, इनके नेम ध्यान रखने हैं। ठीक है, कि एलम का क्या है, जैसे बेकिंग सोडा आया था पिछले एग्जाम में, अगर आप देखोगे हेड कांस्टेबल में आया था। ठीक है, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, देखो इसमें बेकिंग सोडा जरूर कर लेना, ब्लीचिंग पाउडर जरूर कर लेना, बोरेक्स कर लेना, एलम कर लेना, एल्कोहल कर लेना। ठीक है, और क्लोरोफॉर्म कर लेना, और एक जिप्सम कर लेना, कास्टिक सोडा कर लेना। ये जितने मैंने मार्क कर लिए ना, एटलीस्ट इतने तो जरूर करके जाइए। ठीक है, जितने मैंने मार्क किए हैं एटलीस्ट इनको तो जरूर करके जाना। ठीक है सर, जितना भी आपका मार्क है उतने आपके जरूर करके जाना।
फिर उसके बाद गैसेस पे क्वेश्चंस देख लेना एक बार। गैसेस में देखो जैसे अभी कुछ टाइम पहले लाफिंग गैस पे क्वेश्चन बना था। लाफिंग गैस कौन सी है? नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। तो लाफिंग गैस इंपॉर्टेंट है, वॉशिंग सोडा इंपॉर्टेंट है, क्विक लाइम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये गैसेस आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक भोपाल गैस ट्रेजिडी पे पूछता रहता है, ठीक है। भोपाल गैस ट्रेजिडी वाली कौन सी गैस थी, उसको भी अलग से जरूर ध्यान रखना, ठीक है। उस पे भी क्वेश्चन बनता है आपका। मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनेट। तो दैट इज द गैस ऑफ भोपाल गैस ट्रेजिडी। इसका भी नाम ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में आता रहता है ना। और ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट गैसेस। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ये तो सारा करके जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर लास्ट में मेटल्स एंड देयर ओर्स। इसमें एल्यूमिनियम जरूर याद रखना, आयरन जरूर याद रखना, ठीक है। कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, जिंक। तो ये जो मैंने मार्क करे हैं, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटल्स एंड देयर ओर्स। इनके नाम जरूर ध्यान रखना, ये भी आपसे पूछता रहता है, ठीक है। तो केमिस्ट्री में इन्हीं चीजों पे ज्यादा फोकस कर लेना एग्जाम से पहले। मतलब ये वो चीज है, ये तो आपको करके जानी जानी, इन पे सवाल आने के चांसेस आपके ज्यादा रहते हैं, ठीक है सर। चलिए, कोई डाउट है तो बताइए, कोई डाउट है तो बताइए केमिस्ट्री में। फिर हम लोग बायो की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। छोटा सा टॉपिक था केमिस्ट्री। हाँ जी, यस और नो। फिर केमिस्ट्री के बाद बायोलॉजी, ठीक है। बायोलॉजी पे आ जाओ सर। देखिए, कुछ क्वेश्चंस आपको करंट अफेयर्स बेस्ड मिल ही जाते हैं। जैसे अगर सीजीएल वाला आप एग्जाम उठा के देखोगे, तो इसमें जो आप लोगों को हैवी हैवी क्वेश्चंस लग रहे हैं, वो कई सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो करंट अफेयर्स बेस्ड हैं। करंट अफेयर्स मतलब करंट इवेंट में ऐसा कुछ हुआ है, इसीलिए उसने उस तरह का सवाल पूछा है। जैसे आदि शंकराचार्य की जो फिलॉसफी पूछी, वो इसलिए पूछी क्योंकि उनका एक स्टैचू प्रधानमंत्री मोदी जी ने इनॉग्रेट किया, ठीक है। और ये मैंने करंट अफेयर्स में पढ़ाया भी था। आदि शंकराचार्य की सारी फिलोसफीज, द्विवेद, अद्वैत, वो सब वहां पर एक्सप्लेन की थी करंट अफेयर्स में। और वो इसीलिए की थी ताकि इस तरह का अगर कोई भी क्वेश्चन बने, क्योंकि करंट अफेयर्स इंस्पायर्ड स्टैटिक क्वेश्चन बनने का ये नया ट्रेंड चला है, ठीक है। तो ये आजकल एग्जाम में आपको काफी देखने को मिल रहा है, और सीजीएल में खास तौर से देखने को मिल रहा है, ठीक है। चलो, हाँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही सर मैं आज आपका बता रहा हूँ, है ना। क्योंकि अब पढ़ाने का तो कोई मतलब है नहीं, कल ही पेपर है, ठीक है। तो पढ़ाने का तो मतलब है नहीं ना, आपके पढ़ने का भी इस टाइम मतलब है। तो सिर्फ वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप देख के जाओ जो आपके एग्जाम में कल हेल्प करें। जैसे बायोलॉजी में एक सेल वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। कि डिस्कवर किसने की? रॉबर्ट हुक ने 1665 में। नेम सेल किसने दिया? रॉबर्ट हुक ने दिया। उसके बाद सेल वाले जो टॉपिक में उसके ऑर्गेनिल्स हैं, ठीक है। ऑर्गेनिल्स करके चले आना सर सेल्स के, कि हर एक ऑर्गेनिल का कुछ काम होता है। एक जो सेल है, सेल के जो कंपोनेंट्स हैं, सेल के कंपोनेंट्स का कुछ ना कुछ काम रहता ही रहता है, उसको जरूर करके जाइएगा। जैसे आपका सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन आपका, ये सिर्फ आपको कहाँ देखने को मिलेगा? सॉरी, सेल वॉल आपको सिर्फ और सिर्फ कहाँ देखने को मिलेगा? प्लांट्स में देखने को मिलेगा, ठीक है। इट इज कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज। तो सेल वॉल आपका किसका बन रहा है? सेल्यूलोज। सेल वॉल प्लांट्स में आउटर मोस्ट लेयर होती है, पहली चीज ये ध्यान रखना। और ये किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज।
फिर सेल वॉल के अंदर आपको मिलता है सेल मेम्ब्रेन। ये तो एनिमल्स की आउटर मोस्ट सेल है, ये आउटर मोस्ट लेयर एनिमल्स की होगी, ठीक है। प्लांट्स में तो आपका सेल वॉल है, उसके अंदर आपका मेम्ब्रेन आती है। और ये किसकी बनी होती है सर? प्रोटीन्स एंड लिपिड्स की बनी होती है। ये जो आउटर लेयर है उसका काम क्या है? शेप देना, ठीक है। जैसे ये एनिमल्स में आउटर लेयर है, तो ये एनिमल्स की सेल्स को शेप देने का काम करेगा। उसके बाद एक इनका ऑर्गेनिल होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये दो तरह के होते हैं, एक ये आप देख पा रहे हो, एक ये वाला, ठीक है। दो तरह के होते हैं, एक में देखोगे आप कुछ भी नहीं लगा है, और एक में आप देखोगे ये जो छोटे छोटे हैं डॉट्स लगे हुए हैं। तो ये जो आपके डॉट्स हैं ये क्या है सर? राइबोसोम्स है। ये है आपका राइबोसोम्स। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो मेन काम क्या है सर? आपका सिंथेसाइज करना है, मैन्युफैक्चरिंग करना है, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कर रहा है? मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, ठीक है। इसका जो रफ वाला पार्ट है जिसमें राइबोसोम लगा है, वो क्या मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है? प्रोटीन बना रहा है। क्योंकि ये जो प्रोटीन बनता है इसमें ये राइबोसोम्स ही हेल्प करते हैं, ठीक है। और ये जो स्मूथ वाला है जिसमें राइबोसोम नहीं लगा है, ये आपका क्या बना रहा है? फैट बना रहा है, लिपिड्स, फैट, लिपिड्स, स्टेरॉइड्स, ठीक है। ये आपका स्मूथ वाला पार्ट बना रहा है, ठीक है। तो सेल के जितने कंपोनेंट्स है उनको अच्छे से करके जाना। उसके बाद सर जो दूसरा टॉपिक मैं आपको एक बता दे रहा हूँ, ह्यूमन डिसीजेज, उसको जरूर करके जाना है, ठीक है। ह्यूमन डिसीज वो किस पैथोजन से हो रही हैं उसको याद रखना जरूरी है, कि वायरस है, कि आपका बैक्टीरिया है, ठीक है, फंगाई है। तो किस तरह का है वो? वायरस से हो रही है, या बैक्टीरिया से हो रहा है, या आपका वो कोई प्रोटोजुआ से हो रही है डिसीज, या आपका किसी फंगस से हो रही है। तो ये चार टाइप की जो डिसीज है ये सब आपका मेंशन्ड है, एक एक करके आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वायरस हो गया, ठीक है। ये बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में जैसे टाइफाइड हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, लेप्रोसी, कॉलरा, टिटनस, कफ, निमोनिया, प्लेग, फूड पॉइजनिंग, ये सब टाइप बैक्टीरिया के हैं। अब इनमें सोर्स भी ध्यान रखना होता है कि ये जो कौन से बैक्टीरिया से हो रहा है, जिसमें ट्यूबरक्लोसिस काफी ज्यादा पूछता रहता है। सबसे इंपॉर्टेंट आपका ट्यूबरक्लोसिस है। फिर एक होता है सर इसमें आपका प्रोटोजोआ, तो ये आपका डिसीज है, ये उसका सोर्स है। फिर एक इसमें सर आपकी वैरायटी है फंगस की, ठीक है, फंगस की। तो ये ज्यादातर स्किन से रिलेटेड आपको फंगस में डिसीजेस देखने को मिलेंगे। इनके सोर्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इनमें बस ये डिसीज याद रखना, ये जो स्किन वाली डिसीज है ये किससे हो रही है? आपका फंगस से हो रही है, ठीक है। तो ये ह्यूमन डिसीजेज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जरूर करके जाना। नेक्स्ट एक विटामिन याद रखना सर, ठीक है। फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल। कीड़ा, KEDA, ये फैट सॉल्युबल है। ADE के ये क्या है? फैट सॉल्युबल है। बाकी उसके अलावा विटामिन बी, विटामिन सी, ये वाटर सॉल्युबल है। एक क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा बनता है, विटामिन सी का साइंटिफिक नेम पूछता है। विटामिन सी का साइंटिफिक नेम एस्कॉर्बिक एसिड है, ठीक है। ये बहुत बहुत ज्यादा पूछता है। विटामिन सी का नेम क्या है सर? आपका एस्कॉर्बिक एसिड। ये बिल्कुल मत छोड़ना, इट इज, ये उस तरह का क्वेश्चन है जैसा पॉलिटी में पूछता है चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी बार बार, या फिर आपका हिस्ट्री में पूछता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कौन लाया था? डलहाउजी। तो उसी तरह का ये बायोलॉजी का सवाल है, ये बहुत पूछता है। विटामिन सी का नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड, इसको जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके अलावा वैक्सीनेशन में ये ध्यान रखना, फादर ऑफ वैक्सीन, वैक्सीनेशन का फादर कौन है? एडवर्ड जेनर। इनका नाम ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता रहता। फादर ऑफ वैक्सीनेशन एडवर्ड जेनर, एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने 1786 में किसकी वैक्सीन बनाई थी? स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन बनाई थी, ठीक है। तो ये नाम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है सर। तो यही कुछ टॉपिक्स थे जो आपका बायोलॉजी में पूछते रहते हैं। तो अब मैंने बस आपको एक बार हाईलाइट दे दिया कि इन टॉपिक्स को आप जरूर कर लीजिएगा।
जो आपको कल काफी हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत ज्यादा मैं आज आपका क्लास एक्सटेंड भी नहीं करूंगा, क्योंकि ये आज आपका टाइम है। हमारा जो पार्ट था वो हो चुका है, अब ये आपको खुद से जितना रिवीजन करना है वो करना है। ठीक है, चलिए, यहाँ तक कोई और डाउट रह गया आप लोगों को, कुछ पूछना हो तो बताइए। हाँ जी सर, यहाँ तक कुछ पूछना हो तो बताइए। ठीक है, मिक्सचर का, वो तो केमिस्ट्री वाला है, एक मिनट, मिक्सचर वाला एक बार बता देता हूँ। देखो, दो तरह के सब्सटेंस है मैटर। एक तो प्योर सब्सटेंस हो गया, वो आप जो केमिस्ट्री में पढ़ते हो, कंपाउंड्स, एलिमेंट्स। एक जो फिजिकल सॉल्यूशंस आप देखते हो, मिक्सचर होता है। ठीक है, मिक्सचर दो तरह के हैं, एक होमोजीनियस, एक हेट्रोजीनियस। अगर कंपोजिशन यूनिफॉर्म है, जैसे पानी में आपने वो शुगर मिलाया, ठीक है, तो मान लो आपने इतना शुगर मिलाया कि हर एक वाटर ड्रॉप में एक शुगर का ड्रॉप आपको पार्टिकल देखने को मिल जाए। यानी अगर यूनिफॉर्म मिक्सचर होगा तो वाटर के किसी भी हिस्से को अगर निकालूंगा, वाटर के किसी भी हिस्से को अगर मैं निकालूंगा, तो यहाँ पर जो शुगर का अमाउंट है वो मेरे को हमेशा सेम मिलेगा, तो डेट इज होमोजीनियस। और ऐसा नहीं मिल रहा है तो वो हो जाता है हेट्रोजीनियस। तो होमोजीनियस में तो कोई टेंशन नहीं है, टेंशन आती है हेट्रोजीनियस में। इसमें दो टाइप होते हैं, कॉलॉइड होते हैं, एक सस्पेंशन होते हैं। ठीक है, तो ट्रू सॉल्यूशन तो वही होमोजीनियस हो गया, और जो नॉन होमोजीनियस है वो कॉलॉइड हो गया, सस्पेंशन हो गया। और उनमें डिफरेंस क्या होता है, सस्पेंशन में जो पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज बड़ा होता है। ठीक है, इनका साइज बड़ा होता है, कॉलॉइड्स का साइज कम होता है। ठीक है, और जब साइज बहुत ज्यादा बड़ा होता है, कि मान लो ये वाटर था, इसमें बहुत बड़े बड़े आपने पार्टिकल्स डाल दिए, तो यहां से आप अगर टॉर्च लाइट दिखाओगे, ठीक है, तो ये टॉर्च लाइट यहाँ इसके इधर क्रॉस नहीं करेगी, क्योंकि ये पार्टिकल से रिफ्लेक्ट होके लाइट वापस आ जाएगी। ठीक है, और अगर पार्टिकल का साइज बहुत ज्यादा छोटा होता है ना, तो लाइट इनसे रिफ्लेक्ट करती नहीं है, सीधा निकल जाएगी। ठीक है, लाइट इनको क्रॉस करते हुए सीधा निकल जाएगी, उसको कहते हैं टिंडाल इफेक्ट। तो टिंडाल इफेक्ट ध्यान रख लेना। होमोजीनियस में तो बहुत छोटा साइज होता है पार्टिकल्स का, लेस देन 1 नैनोमीटर, तो इसमें आपको टिंडाल इफेक्ट देखने को मिलेगा। इवन कॉलोइडल सॉल्यूशन जिसमें 1 से 1000 नैनोमीटर तक का पार्टिकल साइज है, उसमें भी टिंडाल इफेक्ट देखने को मिलता है। जो सस्पेंशन है, सस्पेंशन में टिंडाल इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, और इवन सस्पेंशन में इतने बड़े पार्टिकल्स होते हैं कि ये आपका फिल्टर पेपर से भी पास नहीं करेंगे। ट्रू सॉल्यूशंस में इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं कि ये फिल्टर पेपर को भी क्रॉस कर जाएंगे। ठीक है, इवन कोलोइडल में भी इतना छोटा पार्टिकल होता है कि वो फिल्टर पेपर से क्रॉस कर जाता है, बट सस्पेंशन में जो होता है वो फिल्टर पेपर का क्रॉस नहीं कर पाता। तो ये दो तीन फैक्ट्स हैं, याद रखना रिगार्डिंग मिक्सचर। ठीक है, तो मिक्सचर में कुछ नहीं, वो सस्पेंशन और कोलोइडल में दिक्कत होती है। सस्पेंशन जिनके पार्टिकल के साइज 1000 नैनोमीटर से ज्यादा हो, वो सस्पेंशन में काउंट होता है दोनों ही सस्पेंशन कोलोइडल दोनों ही हेट्रोजीनियस के पास है। ठीक है सर, क्लियर है? किसका सवाल था? मुगलोम जी, क्लियर है? तो ये आप देख सकते हो टिंडाल इफेक्ट पे, वैसे हालांकि काफी टाइम से क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट है, कभी भी पूछ सकता है। तो सस्पेंशन में आपको टिंडाल इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए सर, ठीक है, तो फिर अब रिवीजन करिए अच्छे से, रिलैक्स रहिए, क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के लगाइए, बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं जाना है। ठीक है, तो इतना ही अपना मेक श्योर करिए, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, शाम तक
अपना पढ़ाई वढ़ाई सब निपटा के कल बिंदास पेपर देना है, और फिर उसके बाद कल की बात, कल पेपर हो जाए फिर बात करते हैं, ठीक है सर। चलिए तो फिर कल के लिए बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं एग्जाम के बाद। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।